आप प्यारे बच्चों, आज इस जीके के लाइव सेशन में हम बात करेंगे भारत के इतिहास के बारे में। इतिहास में हमारा टॉपिक चल रहा था हर्षवर्धन काल। हर्षवर्धन काल में हमने बेसिक बातें तो कर ली थी। आज ये दूसरी क्लास है, 15-20 मिनट लगेंगे इसमें हर्षवर्धन को पूरा करके फिर भारत में विदेशी आक्रमणों के बारे में बात करेंगे कि भारत पर जो विदेशी आक्रमणकारी थे उन्होंने भारत पे आक्रमण किया था और भारत में विदेशी सत्ता स्थापित हो गई थी, ध्यान रखना। तो उसके बाद में नेक्स्ट आपका टॉपिक रहने वाला है भारत पर विदेशी आक्रमण, और उसके बाद में दिल्ली सतलज काल, उसके बाद में मुगल काल, और मुगल काल के बाद में आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत हो जाती है। आधुनिक भारत में 1857 की क्रांति, भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन और राष्ट्रीय आंदोलन, ये आपके इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाले, ठीक है ना। तो हमने हर्षवर्धन के प्रमुख नाटकों के बारे में बात की थी। हर्षवर्धन के जो प्रमुख नाटक थे उनके बारे में ध्यान रखना। हर्षवर्धन को साहित्यिक हर्षवर्धन भी कहा जाता है, एक साहित्यकार भी था और इन्होंने नाटक की रचना भी की थी। नारे प्रिय ना, मैंने ट्रिक भी बताई थी, नारे प्रिय। तो ये संस्कृत भाषा में लिखे गए नाटक थे। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शी का ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक हर्षवर्धन का है या नहीं है। हर्षवर्धन ने अपने नाटकों की रचना किस भाषा में की है? संस्कृत भाषा में की है, ठीक है ना। उसके बाद में संस्कृत के हर्षवर्धन के दरबारी थे उनके बारे में भी बात की। बाणभट्ट सबसे महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न पूछा गया कि बाणभट्ट किसका दरबारी था? हर्षवर्धन का था। और इन्होंने हर्षचरित नामक एक ग्रंथ की रचना की थी, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद में मयूर भट्ट है, इन्होंने दो शतक लगाए थे, एक मयूर शतक और एक सूर्य शतक, ठीक है ना। उसके बाद में एक और भी दरबारी था जिसका नाम था मातंग दिवाकर, इनका कोई ग्रंथ नहीं। सोडल एक कवि था, इन्होंने हर्ष को हर्ष साहित्य हर्ष भी कहा था, ठीक है ना। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर्षवर्धन के समय एक चीनी यात्री आया था जिसका नाम था ह्वेनसोंग। सीधा प्रश्न आएगा, आपसे पूछ ले कि दूसरा चीनी यात्री कौन आया था? ह्वेनसोंग, ठीक है ना। क्या होता है कि बौद्ध धर्म का प्रचार होता है धीरे धीरे चीन में, और ह्वेनसोंग एक विदेशी इतिहासकार था चीन का, चीनी नागरिक था। इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद में इनको लगा कि मुझे बौद्ध धर्म के बारे में विस्तारित जानकारी लेनी है तो मुझे भारत जाना पड़ेगा। तो ह्वेनसोंग भारत आता है और लगभग ये 15 वर्षों तक भारत में रहता है। कितने वर्षों तक? 15 वर्षों तक ये भारत में रहता है। देखो, 730 ईस्वी से लेकर के 745, लगभग 15 वर्षों तक ये भारत में भ्रमण करता है और बौद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथ थे उनके बारे में जानकारी लेता है। इसके प्रभाव से आकर के हर्षवर्धन ने भी कौन सा धर्म अपना लिया था? बौद्ध धर्म अपना लिया था, ध्यान रखना। हर्षवर्धन ने भी बौद्ध धर्म को अपना लिया था। फिर क्या होता है, यहाँ से प्रश्न क्या बनेंगे? आपसे पूछ ले कि प्रथम चीनी यात्री कौन था? फाहियान, जो किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आया था। और दूसरा चीनी यात्री कौन था? ह्वेनसोंग, जो किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में। ये चीन से आया था, ये सेकंड चीनी यात्री है। प्रथम चीनी यात्री कौन है? फाहियान। इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। ह्वेनसोंग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। प्रश्न ये पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है कि किस इतिहासकार या किस विदेशी नागरिक को यात्रियों का राजकुमार कहा गया है? तो ह्वेनसोंग को। इससे ध्यान रखना, त्सांग है ना, त्सांग नाम से भी इसे पुकारा जाता है। और ये लगभग 18 महीने नालंदा जो विश्वविद्यालय है उसमें जो बौद्ध धर्म की महायान शाखा के अध्ययन के रूप में इन्होंने काम किया था। ध्यान रखना, बौद्ध धर्म कितने भागों में विभाजित है? दो भागों में। ध्यान रखना, बौद्ध धर्म है 2 भागों में विभाजित है। कितने भागों में? 2। एक है महायान और एक है हीनयान, ठीक है ना। बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित है और जैन धर्म भी कितने भागों में विभाजित है? 2। तो ये ध्यान रखना, बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है उससे जुड़ जाता है और इन्होंने नालंदा में 18 महीनों तक अध्ययन किया था बौद्ध धर्म के बारे में। फिर क्या होता है कि उस समय
नालंदा का कुलपति कौन था? शीलभद्र। शीलभद्र जो बौद्ध भिक्षु था। और इस समय इन्होंने बताया था कि नालंदा विश्वविद्यालय में 5 स्टूडेंट, 5 विद्यार्थी और 1 टीचर है ना। इन्होंने शिक्षक और शिक्षार्थी है ना, बच्चे और शिक्षक के बारे में भी इन्होंने बताया था कि भाई 5 स्टूडेंट पे 1 वहाँ पे नालंदा में क्या था? शिक्षक था। ये काम की बात नहीं है ना, बस नॉलेज के लिए ध्यान रखना, याद हो जाएगी चीज़ें आपको सारी चीज़। उसके बाद में बात करें तो इसकी पुस्तक याद है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखना। इसकी पुस्तक का है नाम है सीयूकी, ठीक है ना। और सीयूकी के बारे में ध्यान रखना, इसमें भारत के बारे में जानकारी मिलती है। और जिन्होंने भारत के बारे में इन्होंने खूब सारी बातें लिखी है कि भाई भारत में बौद्ध धर्म का ज़्यादा प्रभाव है। महात्मा बुद्ध के बारे में भी इन्होंने लिखा था किसमें? सीयूकी। तो यह पुस्तक कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। ह्वेनसांग की पुस्तक का नाम क्या है? सीयूकी। किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के समय। यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं? हर्षवर्धन को कहा जाता है, ध्यान रखना। सॉरी, इसे ह्वेनसांग को कहा जाता है ना। यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं? ह्वेनसांग को। इसकी जो जीवनी है वो किसमें लिखी गई है? विहिली नामक एक पुस्तक है, उसमें लिखी गई है, ठीक है ना। पुस्तक का नाम याद कर लेना। इन्होंने कहा है कि इस पुस्तक में ध्यान रखना, भारत का व्यापारिक महत्वपूर्ण केंद्र किसे बनाया था? कनौज को। कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन है? कनौज है। और ध्यान रखना, दक्षिण में व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र बताया था कांची को। और हर्षवर्धन की सेना को इन्होंने चतुरंगणी सेना भी कहा था। और हर्षवर्धन का नाम इन्होंने शिलादित्य, ये प्रश्न पूछा गया है कि हर्षवर्धन को शिलादित्य नाम किसने दिया था? ह्वेनसांग ने दिया था। इन्होंने कहा कि हर्षवर्धन के पास में चतुरंगणी 4 प्रकार की सेना थी। 4 प्रकार में, एक तो पैदल सेना, एक घुड़सवार सेना, और एक हाथियों पे सेना, है ना, और एक रथ सेना। इन्होंने 4 प्रकार की सेना बताई थी कि हर्षवर्धन के पास में कितनी प्रकार की सेना थी? 4, जिसे चतुरंगणी सेना भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये हर्षवर्धन है, यहाँ से प्रश्न आएगा, फिक्स प्रश्न आएगा। आज तक जो प्रश्न पूछा गया है, एक तो इनके उपनाम और एक पुस्तक और किसके समय भारत आया था, ठीक है ना। ये इतनी बेसिक बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिख दिया ना इसको। फिर बात करें, लिखो भाई, लिखो लिखो, थोड़ी सी स्पीड को लिखने में ना। प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाएगा, पुस्तक का नाम, उपनाम और किसके दरबार में आया था, ठीक है ना। और ह्वेनसांग भारत क्यों आता है? बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना। बौद्ध धर्म का मुख्य केंद्र बिंदु कहाँ पे था? भारत में। और इन्होंने कहा कि मैं यहाँ से ज्ञान प्राप्त करके चीन में बौद्ध धर्म का क्या करूँगा? प्रचार करूँगा। भाई जैन धर्म है बौद्ध धर्म से प्राचीन है या नहीं है? फिर भी जैन धर्म धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है, लेकिन बौद्ध धर्म आज भी बौद्ध धर्म का प्रचार हो रहा है या नहीं हो रहा है? भाई बौद्ध धर्म का प्रचार सर्वाधिक क्यों हुआ? क्योंकि लगभग जो शासक थे उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। आपको पता है कि सर्वाधिक बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था अशोक के समय। सम्राट अशोक ने सर्वाधिक बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। अपने जो भिक्षु थे, है ना, उनको बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु उन्होंने विदेशों में भी भेजा था कि आप जाकर के विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रचार करो। तो भारत से बाहर बौद्ध धर्म का प्रचार सर्वाधिक किसने किया था? अशोक ने किया था। भारत में भी बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार किसने किया था? अशोक ने। जो मैं ये लाइनें बोल रहा हूँ ना, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ध्यान रखना। ये कोई कहानी नहीं है। आपसे पूछ ले कि किस शासक के समय सर्वाधिक बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ? अशोक के समय। भारत से बाहर विदेशों में सर्वाधिक बौद्ध धर्म का प्रचार किस शासक ने करवाया? अशोक ने। अपने पुत्र और पुत्री, है ना, महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु। किसने? अशोक ने, अपने निजी खर्चे से, ध्यान रखना। और जैन धर्म में ध्यान रखना, इतने शासकों का प्रभाव नहीं था, तो जैन धर्म धीरे धीरे विलुप्त हो रहा था। जैन धर्म में एक दूसरा कारण क्या है विलुप्त का? आज भी प्राचीन रूढ़िवादी जो परंपरा है उसी अनुसार आज भी जैन धर्म चल रहा है। लेकिन बौद्ध धर्म में आधुनिक और समय के साथ में क्या किया जा रहा है? परिवर्तन किया जा रहा है। किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है? भाई आज आप देख रहे हो जैन धर्म में, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ और मैं किसी को सही और गलत नहीं बता रहा हूँ, नहीं, मेरे पास में इतना भाई ज्ञान है।
लेकिन मैं इतिहास के अनुसार आपको बता रहा हूं कि आप देख लो, जैन धर्म और बौद्ध धर्म हम तुलना करते हैं। जैन धर्म प्राचीन है बौद्ध धर्म से, लेकिन बौद्ध धर्म का प्रचार भारत से बाहर भी हुआ है। जैन धर्म का भारत में भी इतना प्रचार नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि एक तो बौद्ध धर्म पर सर्वाधिक शासकों का प्रभाव था, जैन धर्म में इतना नहीं था। जैन धर्म में समय के साथ में बदलाव नहीं किया जा रहा है। उस समय की परिस्थितियां अलग थी, आज की परिस्थितियां अलग है। आज भी आप देखोगे तो जैन धर्म में जो भिक्षु और भिक्षुणी है पैदल चलते हैं, सड़कों के किनारे नंगे पैर चलते हैं। उस समय इतने साधन नहीं थे। अब मेरी बात सुनो, एक कोई आपके धार्मिक कार्यक्रम की शुरुआत, धार्मिक कार्यक्रम है आज से मतलब यहाँ से 20 किलोमीटर दूर, पैदल जाओगे तो एक दिन लग जाएगा, और यदि आप संसाधन से जाओगे तो 20 मिनट लगेंगे, है ना भाई। वहाँ से धार्मिक सम्मेलन करके आगे जा सकते हो आप, नहीं तो एक धार्मिक सम्मेलन करने में जैन धर्म में लगभग 2 दिन लग जाते हैं 20 किलोमीटर में ही। तब तक बौद्ध धर्म में कितने भी हो सकते हैं। तो समय के साथ में बदलाव जरूरी है। उस समय भाई इतने साधन नहीं थे, जंगलों में रहते थे, है ना, पैरों में पैरने के लिए चंपल भी नहीं थे। आप पैदल चलोगे ना तो भी जीव हत्या होगी, पैरों के अंदर चंपल हो गए तो भी जीव हत्या होगी। या तो चलना छोड़ दो, है ना। जैन धर्म में ये लिखा हुआ है कि कृषि नहीं करोगे, किसान खेती नहीं करेंगे, सब एक जैसे हो जाएंगे तो सब भूख मरेंगे या नहीं मरेंगे, है? प्रारंभ में बौद्ध धर्म में ये प्रावधान था कि मांस जो ये शराब इससे दूर रहना, लेकिन बीच में ऐसा समय भी आ गया, मजबूरी हो गई थी मांस खाना, तो इसमें परिवर्तन कर लिया गया। लेकिन आज भी आप देखोगे ना जैन धर्म में केस काटने की परंपरा है हाथों से, है ना भाई। हाथ से खींचोगे तो भी केस कटेंगे, और आप मतलब मशीन से या ब्लेड से करोगे तो भी वो तो कटेंगे। पाप तो होना है ना, लेकिन समय बचेगा या नहीं बचेगा। तो इसी कारण ध्यान रखना जैन धर्म धीरे धीरे पतन में। उसके बाद में बात करें हर्षवर्धन सेना में अरब सेनापति, ध्यान रखना हर्षवर्धन के सेना में अरब सेना का सेनापति कौन था, ध्यान रखना। अरब की सेना भी शामिल थी इसमें, उसका नाम था कुंतुल, ठीक है ना। और हर्षवर्धन के जो महत्वपूर्ण कार्य है ध्यान रखना, इन्होंने एक तो महामोक्ष परिषद का आयोजन किया। महामोक्ष परिषद बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु इन्होंने 2 महामोक्ष परिषद, जिसका काम क्या था, बौद्ध धर्म का प्रचार करना, बौद्ध धर्म का प्रचार क्या करना है, प्रचार करना है, ठीक है ना। ये धार्मिक सम्मेलन थे, क्या थे, धार्मिक सम्मेलन। इन्होंने 2 महामोक्ष परिषद का आयोजन किया था, एक तो प्रयागराज और एक कनौज। प्रयागराज वर्तमान में कहाँ पे है, कनौज कहाँ पे है, यूपी, ठीक है ना। ये दोनों ही महामोक्ष परिषद दोनों ही कहाँ पे है, यूपी में। और प्रश्न सीधा आएगा, महामोक्ष परिषद का आयोजन किसने किया है, हर्षवर्धन ने। कितनी महामोक्ष परिषद है, 2। स्थान याद कर लेना, प्रयाग और कनौज। उसके बाद में बात करें तो हर्षवर्धन, अब देखो मेरी बात सुनो, ये इतिहास में लिखा गया है, लेकिन मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा हूं। इसमें लिखा गया है कि इतिहास में कि महाकुंभ मेलों की शुरुआत किसके समय होती है, हर्षवर्धन के समय। लेकिन माना जाता है कि प्राचीन समय से ही, हर्षवर्धन से पहले ही 4 स्थलों पर महाकुंभ मेलों का आयोजन होता था, है ना। कोई प्रमाणिक समय नहीं है, कहते हैं कि प्राचीन समय से ही, है ना, जो ये आपके महाकुंभ मेले हैं इनकी शुरुआत मानी जाती है। कोई प्रमाणिक समय नहीं है, लेकिन इतिहास में लिख दिया गया कि हर्षवर्धन के समय कुंभ मेलों की शुरुआत हुई है। और प्रश्न यदि आ जाए कि महाकुंभ मेलों की शुरुआत या कुंभ मेलों की शुरुआत किसके समय हुई है, हर्षवर्धन के समय। 4 स्थान है, प्रयागराज यूपी में, हरिद्वार उत्तराखंड में, नासिक महाराष्ट्र में और उज्जैन मध्य प्रदेश। ये 4 कुंभ मेलों की शुरुआत, कुंभ
कुंभ मेलों की शुरुआत ध्यान रखना, कुंभ मेलों की शुरुआत किसके समय हुई है भाई? हर्षवर्धन के समय हुई है, ध्यान रखना, ये बात आपको याद रखनी है। देखो मेरी बात सुनो, 6 वर्षों से तो क्या लगता है? अर्धकुंभ, और 12 वर्षों से क्या लगता है? कुंभ। और 24 वर्ष नहीं, 144 वर्ष, 144 वर्षों से क्या लगता है? महाकुंभ। ठीक है ना भाई? 6 वर्ष से क्या लगता है? अर्धकुंभ। 12 वर्ष से क्या लगता है? क्या लगता है? कुंभ। और ध्यान रखना, 12 वर्षों के, ध्यान रखना, 12 इंटू आप क्या करोगे? 12 करोगे तो कितने आएंगे? 144। और 144 वर्षों से, ध्यान रखना, महाकुंभ मेले के आयोजन होता है। अभी वर्तमान में ही महाकुंभ मेले का आयोजन हुआ था प्रयागराज यूपी में, और ये वापिस महाकुंभ मेला 144 वर्षों के बाद में आएगा, और उस महाकुंभ मेले को हम नहीं देख सकेंगे। ठीक है ना? अभी लेटेस्ट महाकुंभ मेले का आयोजन कहाँ पे हुआ था? प्रयागराज में, यूपी में। ठीक है ना? तो ये 4 स्थान याद कर लेना। कुंभ मेलों की शुरुआत किसके समय हुई? हर्षवर्धन के समय। और ये भी पता होना चाहिए 6 वर्ष से क्या लगता है? अर्धकुंभ। 12 वर्षों से कुंभ, और 144 वर्षों से, ठीक है ना? ये एक चक्कर चलता है। जो कुंभ मेले है, ये ध्यान रखना, 12 कुंभ मेले होंगे, उसके अंतिम समय में क्या होगा? महाकुंभ मेले का आयोजन होगा। ठीक है ना? अब फिर बात करें, हर्षवर्धन के जो 2 पुत्र थे, एक भाग्यवर्धन और एक कल्याणवर्धन, दोनों ही अयोग्य थे, और उसके बाद में ये हर्षवर्धन का क्या हो जाता है? पतन हो जाता है। क्या हो जाता है? पतन हो जाता है। ठीक है ना? इसको यहां तक लिख दो भाई। लिख दिया ना? वेरी गुड। अब नेक्स्ट हेडिंग डालना, भारत पर विदेशी आक्रमण। भारत पर विदेशी आक्रमण। हेडिंग डालना, भारत पर विदेशी आक्रमण। इसको खड़ा करा, खड़ा हो, कैसे हो? खड़ा हो। क्रम से बताएगा, भारत पर विदेशी आक्रमणकारी। मैंने बताया है आपको, है ना? हाँ, साहिल खड़ा हो। भारत पर सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण किसने किया था? पटेल खड़ा हो। हाँ, नहीं याद है? क्यों याद क्यों नहीं है? पिछली बार नहीं पढ़ाया क्या मैंने? पढ़ाया ना? तो इतिहास है, इसको नहीं पढ़ोगे तो भूल जाओगे, वापिस वैसे के वैसे हो जाओगे। भारत पर आक्रमण सर्वप्रथम किसने किया था? हाँ, ये तो अरब आक्रमणकारी है। अरे सिकंदर ने नहीं किया था क्या? चंगेज खान ने भारत पे आक्रमण नहीं किया था क्या? कौन थे वो? अरे वो कौन थे? भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था? ईरानियों ने, फिर यूनानी, फिर अरबी, फिर तुर्की, है ना? तो ये विदेशी आक्रमणकारी है। ठीक है ना? तो नेक्स्ट लिख दिया ना आपने, भारत पर विदेशी आक्रमणकारी। अब इसमें मैं आपको बता देता हूं, भारत पर विदेशी आक्रमणकारी क्रम से आपको याद रखना है। मैंने एक ट्रिक भी बताई थी आपको। हेडिंग डालना, भारत पर विदेशी आक्रमणकारी।
विदेशी आक्रमणकारी। आक्रमणकारी, ठीक है ना। लिखना ईरानी, यूनानी, ठीक है ना, अरबी, और उसके बाद में तुर्की, ठीक है ना। ये क्रम से याद कर लेना, ईरानी, यूनानी, अरबी और तुर्की, ये क्रम से आपको याद रखना है, ठीक है ना। याद रखना सिकंदर, है ना, सिकंदर के सेनापतियों ने भारत पे आक्रमण किया था, यूनानी आए थे भारत में आक्रमण करने के लिए। आपको पता है कि पुष्यमित्र शुंग ने, पुष्यमित्र शुंग ने किसको मार दिया था? वरहदत्त। उस समय ध्यान रखना यूनानियों ने भारत पे आक्रमण करने की कोशिश की थी, ठीक है ना। तो ये विदेशी आक्रमणकारी है, और इसमें लिख देना अरब आक्रमणकारी, हेडिंग डालना अरब आक्रमणकारी, ठीक है ना। ये अरब देश से आए थे, है ना, अरब देश से भारत आए थे। अरब देश वर्तमान में किस देशों को कहा जाता है? हैं? अरे मध्य एशिया है ना, मध्य एशिया। मध्य एशिया का जो प्रांत था, जिसमें ये आपके वर्तमान में ये उज्बेकिस्तान के ऊपर वाला ये इलाका, ठीक है ना। तो अरब देश के जो आक्रमणकारी थे, अब इन्होंने भारत में आक्रमण क्यों किया था समझना। लगभग 6वीं शताब्दी के आसपास में इस्लाम धर्म की स्थापना होती है। इसकी स्थापना होती है इस्लाम धर्म की, और इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? इस्लाम धर्म का प्रचार करना। इस्लाम धर्म की स्थापना। लगभग समझना इसको, लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, सॉरी 6वीं शताब्दी, 6वीं शताब्दी में विश्व में इस्लाम धर्म की स्थापना होती है। इस्लाम धर्म की स्थापना कहाँ पे हुई है? मध्य एशिया में, मध्य एशिया। मैं आपसे पूछ लेता हूं कि इस्लाम धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? हजरत मोहम्मद। हजरत मोहम्मद जी का जन्म कहाँ पे हुआ है? सऊदी अरब। और यहाँ पर इनके मक्का और मदीना के लिए यह, है ना, हज यात्रा के लिए जाते हैं। तो ध्यान रखना इस्लाम धर्म का उदय हो जाता है मध्य एशिया में, है ना, ईरान, यूनान, है ना, इराक, इन देशों में। फिर क्या होता है कि इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि इस्लाम धर्म का क्या करना है? प्रचार करना है। अब भाई धर्म का प्रचार भी करेंगे और साथ में ध्यान रखना देश को लूटेंगे। और इस्लाम धर्म में एक पद था खलीफा। खलीफा इस्लाम धर्म में धार्मिक गुरु को कहा जाता है, जो धार्मिक गुरु है। हजरत मोहम्मद साहब के बाद में जो धर्म का प्रचार करने वाला, उसे खलीफा कहा जाता था। और वर्तमान में इस खलीफा पद को समाप्त कर दिया था अंग्रेजों ने, और इसी के लिए आंदोलन भी हुआ था, खिलाफत आंदोलन, आपने सुना भी होगा। तो भारत में ध्यान रखना, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, आपको पता है, भारत को स्वर्ण नगरी या सोने की चिड़िया। तब जो विदेशी जो ये आक्रमणकारी थे, इन्होंने कहा कि भारत में धन भी मिलेगा और अपने धर्म का क्या करेंगे? प्रचार भी करेंगे। 6वीं शताब्दी तक भारत में कोई इस्लाम नहीं था, कोई इस्लामिक नहीं था। अभी वो जो वर्तमान में भारत में मुसलमान है ना, ये ध्यान रखना पहले हिंदू थे, या तो जैन थे या बौद्ध थे।
इनको जबरदन है ना, जबरदस्ती इनका धर्म परिवर्तन कराया गया। एकमात्र ऐसा धर्म जिसको तलवार के बल धर्म का प्रचार किया गया। जो आप पढ़ते हो ना, वर्तमान में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, है ना, यहाँ पे ये रियासत पहले हिंदू रियासत थी। लोगों पे जजिया कर लगा दिया गया, यदि आप धर्म परिवर्तन नहीं करोगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा अपने धर्म का। तो लोगों की मजबूरी हो गई थी, क्योंकि लोगों के पास में इतनी आय के स्रोत नहीं थे, इसलिए लोगों ने धीरे धीरे धर्म परिवर्तन कर दिया। जितने भी भारत के, और ध्यान रखना, तो ये सऊदी वाले, जो ईरान वाले जो है ना, ये मुस्लिम, ये भारतीय लोगों को, भारत के मुसलमान और पाकिस्तान के मुसलमान को मुसलमान मानते ही नहीं है। पहले ये क्या थे? हिंदू थे, अन्य धर्म के लोग थे, फिर इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया था। तो इनका मुख्य उद्देश्य था धर्म का प्रचार करना। क्या करना? धर्म का प्रचार, और ध्यान रखना, धन लूटना, धन लूटना। प्यारे बच्चों, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि हमारे देश की सबसे बड़ी कमजोरी यही है। आज से नहीं, प्राचीन समय से। इतिहास क्यों पढ़ते हैं? इसलिए कि स्थानीय शासकों ने एक साथ में इनका विरोध नहीं किया। सिंध पे आक्रमण हो रहे थे विदेशी आक्रमणकारियों के, तो पंजाब वाले खुश थे, मजा आ गया। उनको नहीं पता कि ये आगे आकर के आपको भी लूटेंगे। भारत में बहन बेटियों की इज्जत लूट ली गई, भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार कर दिया गया, यहाँ से धन लूट लिया गया। इनका मुख्य उद्देश्य था, यहाँ से ध्यान रखना, यहाँ से जो छोटी बच्चियाँ थी, कन्याएं, इनको साथ में इनका अपहरण करके, ध्यान रखना, खलीफाओं को तोहफे के रूप में सुपुर्द करना इनका मुख्य काम था, है ना। धन लूट के, इस्लाम धर्म का प्रचार करके, यहाँ से जो हमारी बहन बेटियां थी उनका अपहरण करके साथ में ले जा करके खलीफा, तो ये इनके धार्मिक गुरु थे। क्या मुझे ये बता दो, किसी धर्म गुरु का ये कार्य करना शोभा देता है क्या? है? देता है क्या? तो यहाँ से बहन बेटियों को अपहरण करके इन खलीफाओं को क्या देते थे? उपहार के रूप में। फिर उन बच्चों को मार दिया जाता था। हमारे शासकों ने विरोध भी किया था, लेकिन एकता में कमी थी, इसलिए विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत को लूट लिया था और भारत में विदेशी सत्ता स्थापित हो गई थी। तो आज कहते हैं ना कि इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म, ये आज लड़ाई हो रही है ना, तो ये मौलवी बोलते हैं, न्यूज़ वाले ध्यान रखना, एक तो ये न्यूज़ देखनी बंद कर दो आप, रियल बात बता रहा हूँ। डीडी नेशनल है, सबसे बेस्ट चैनल है, उसको देखो, बाकी सब छोड़ दो आप। टीआरपी के लिए पैसे देकर के बुलाया जाता है ना, उनको नया तो धर्म के बारे में नॉलेज होता है, नए इतिहास के बारे में नॉलेज होता है, पैसे देकर के, क्योंकि जनता भोली वाली है। मैंने डिबेट देख लिया था औरंगजेब पे ना, रियल बात बता रहा हूँ मैं। औरंगजेब पे आपको पता है कि बीच में विवाद चल रहा था औरंगजेब का, चल रहा या नहीं था, है ना, जो ये दरगाह औरंगजेब की है ना, उसको लेकर के। तो मैंने देख लिया था, अब बड़े बड़े उसके आगे लिखा है पीएचडी इतिहासकार फलानी, है ना, कॉलेज फलानी ढिंगाड़ी कॉलेज, है ना, प्रोफेसर इतिहासकार, और उनको 1% भी नॉलेज नहीं था कि औरंगजेब कौन था। सबको पता है कि औरंगजेब ने हिंदू मंदिर को तोड़वाया था, और वो क्या बोला था, आगे इतिहासकार लिखा रहा है कि औरंगजेब ने हिंदू मंदिर बनवाए भी थे। हा? हो सकता है क्या? सबसे कट्टर शासक था। फिर बता रहा है कि मंदिर तोड़वाने उनकी मजबूरी थी, तो मस्जिद क्यों नहीं तोड़वाई, है ना। इसको खड़ा कर दे, यहाँ खड़ा हो जा, नीचे बैठ यहाँ पे ना, आ गया जा नीचे। हाँ भानु तुझे बोल रहा हूँ, नीचे बैठ जा, आजा, खड़ा हो, वहाँ से खड़ा होकर नीचे बैठ जा, ठीक है ना। तो हेडिंग डालना, अरब आक्रमण। अब पहला अरब आक्रमण किसने किया था? जिसका नाम है 711 ईस्वी में, ध्यान रखना, 711 ईस्वी में, जिसका नाम है अब्बेदुल्ला। ध्यान रखना, अब्बेदुल्ला एक, ध्यान रखना, अरब एक शासक था, अरबी शासक, जिसका नाम था अल हजाज। आवाज नहीं आनी चाहिए भाई। अरब का एक शासक था जिसका नाम था अल हजाज।
अल हजाज ने अपना पहला सैनिक भेजा था अबेदुल्ला। प्रथम अरब आक्रमणकारी था अबेदुल्ला, जो क्या रहता है, असफल। फिर इन्होंने एक दूसरा और अपना सेनापति भेजा था अल हजाज ने, जिसका नाम था बुदेल। अबे बुद्धू ना, याद करा दूंगा मैं, अबे बुद्धू काशी, अबे बुद्धू काशी, ये याद करोगे तीनों अरब आक्रमणकारी याद हो जाएंगे। मोहम्मद बिन कासिम है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण आक्रमणकारी था। अबेदुल्ला प्रथम आक्रमणकारी, बुदेल दूसरा आक्रमणकारी, अल हजाज के दोनों सेनापति असफल हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि तीसरा आक्रमण होता है, वो होता है मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, जो सफल हो जाता है। ये मोहम्मद बिन कासिम है, समझना। मोहम्मद बिन कासिम अल हजाज का सेनापति था, अरब शासक अल हजाज का सेनापति। मोहम्मद बिन कासिम से पहले कितने आक्रमण हो चुके थे, अबेदुल्ला और बुदेल। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा कि ये असफल क्यों हुए थे, क्या कारण था, बोतल है ये, क्या कारण था। अरे ये थोड़ा सा पानी मीठा चाहिए, हाँ ठीक है ना। मोहम्मद बिन कासिम ने इन पे सर्च किया, अध्ययन किया, गहन अध्ययन, और मोहम्मद बिन कासिम ने पूरे भारत का मैप बना दिया कि हम इस तरीके से आक्रमण करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। तो इन्होंने ध्यान रखना, भारत का मानचित्र सर्वप्रथम किसने बनाया था, अरबियों ने बनाया था। मैप बना करके इन्होंने कहा कि भाई भारत में आक्रमण करेंगे, क्या पता हम हार गए तो वापस भागेंगे कैसे, ठीक है ना। तो इन्होंने मैप के माध्यम से भारत में आक्रमण किया, और प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी माना जाता है, ये ध्यान रखना। इन दोनों ने सिंध प्रांत, वर्तमान में पाकिस्तान, पंजाब प्रांत में आक्रमण किया, लेकिन असफल हो जाते हैं अबेदुल्ला और बुदेल। और सफल आक्रमणकारी कौन था, याद रख लेना, प्रश्न क्या पूछा जाएगा, समझना। प्रथम अरब आक्रमणकारी अबेदुल्ला, प्रथम सफल आक्रमणकारी अरब आक्रमणकारी, सन याद कर लेना। देखो अल हजाज याद रहे तो रहे, नहीं रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये अरब का शासक था। ये क्या था, अरब का शासक। और इन्होंने कहा कि भाई इस्लाम धर्म का प्रचार करेंगे, भारत को लूटेंगे। तो ये ध्यान रखना, ये काम आपको याद, ये लाइन याद रखनी है, प्रथम सफल आक्रमणकारी और प्रथम आक्रमणकारी, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें, मोहम्मद बिन कासिम ने, ध्यान रखना, कासिम ने सिंध के राजा दाहिर, सबसे पहले इन्होंने सिंध पे आक्रमण किया था। यहां पर सिंध में शासक था जिसका नाम था, हिंदू शासक जिनका नाम था दाहिर। बेचारे दाहिर ने, इसके पास में सेना कम थी, दाहिर ने विरोध भी किया था, लेकिन दाहिर इस युद्ध में पराजित हो गया। आक्रमणकारी जीत जाते हैं, और दाहिर की दो पुत्रियां थी, ध्यान रखना, एक का नाम था सूर्यमला और एक का नाम था परिमला। इन दोनों को अपहरण करके अरब के खलीफाओं के सामने पेश किया गया उपहार के रूप में। लेकिन इन बेटियों ने कहा कि हमारी तो मौत हो गई है, हमें तो मरना है, हमें मारेंगे। लेकिन इन्होंने अपने दिमाग से, ध्यान रखना, इस मोहम्मद बिन कासिम को मरवा दिया था। जब इन बेटियों को, ध्यान रखना, भारत की दो बेटियों को, सूर्यमला और परिमला, इनको खलीफाओं के सामने पेश किया गया। ये वास्तव में इतिहास के बारे में बता रहा हूँ। दाहिर की हत्या हो जाती है, पूरे परिवार को मार दिया गया जाता है। लेकिन यहाँ के स्थानीय शासकों ने यदि दाहिर का साथ दिया होता तो दाहिर इसको भी क्या कर देता, असफल कर देता। दाहिर ने अबेदुल्ला और बुदेल दोनों को असफल किया था, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम योजना बना के भारत आता है और ये सफल आक्रमणकारी हो जाता है। ध्यान रखना, सिंध पे आक्रमण किया था। फिर इन दोनों बेटियों को खलीफा के सामने पेश किया गया, धर्मगुरु था उसका नाम, ठीक है ना। तो इन बेटियों ने कहा कि भाई हम क्या है, अशुद्ध है, हमारी पहले ही इज्जत लूट ली गई है। किसके द्वारा, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। इन्होंने झूठ ही बोल दिया था। तो खलीफाओं ने कहा, धार्मिक गुरुओं ने, कि मोहम्मद बिन कासिम ने हमारे साथ में विश्वासघात किया। और फिर कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम को मृत्यु दंड की सजा दी गई।
है ना। खलीफाओं ने ध्यान रखना मोहम्मद बिन कासिम को बेरहमी से तड़पा तड़पा के मरवाया था कि इन्होंने क्या कर दिया था, हमारे साथ में धोखा कर दिया है, ठीक है ना। उसके बाद में इन्होंने पहला आक्रमण किया था सिंध। सिंध ध्यान रखना वर्तमान में पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो एक बंदरगाह था, प्राचीन भारत का व्यापारिक केंद्र देबल बंदरगाह पे आक्रमण किया। दूसरा आक्रमण ध्यान रखना एक बौद्ध स्थल था जिसका नाम था नीरम बौद्ध स्थल, है ना। और ये इन्होंने सिंध पर जजिया कर लगाया। भारत में पहली बार जजिया कर किसने लगाया था, मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा कि या तो आप इस्लाम धर्म को स्वीकार करो, नहीं तो आपको क्या देना पड़ेगा, जजिया कर, ठीक है ना। तो मैं मैप से समझाऊंगा, पहले इसको लिखो, फिर मैं मैप के माध्यम से आपको सारी चीज़ समझा देता हूँ। लिख दिया ना भाई। इन्होंने कहा है कि ब्राह्मणों से जजिया कर नहीं लेंगे, विधवा कोई महिला है उसे जजिया कर नहीं लिया जाएगा, और विकलांग से जजिया कर नहीं लेंगे। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक है फिरोज शाह तुगलक। आगे बात करेंगे, ठीक है ना। मैं मैप देखना चाहता हूं कि मैप, शायद मैप नहीं है भैया ना। अब समझ लो, मैं ना मैप बना रहा हूं समझने के लिए, सिर्फ समझना है आपको। ठीक है ना। अब देखो मेरी बात सुनो, ये है वर्तमान में अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ये है पाकिस्तान। ये ध्यान रखना चीन, नेपाल, ये है भूटान, और ये है आपके म्यांमार, और ये है बांग्लादेश, और यहाँ पे नीचे श्रीलंका। ध्यान रखना यहाँ पर, ध्यान रखना यहाँ पर है हिमालय, है या नहीं है, और यहाँ पर क्या है, मरुस्थल है। यहाँ पर मरुस्थल है। हिमालय को पार करके भारत में आक्रमण करना इतना आसान नहीं था। और मरुस्थल में ध्यान रखना, मरुस्थल में पानी की कमी है, और मरुस्थल से आक्रमण करना भी इतना आसान नहीं था। तो इस क्षेत्र से भारत में आक्रमण हुए थे। यहाँ पे एक दर्रा है, और उस दर्रा का नाम क्या है, भारत में जो अरब आक्रमणकारियों थे, जो विदेशी आक्रमणकारी जिन्होंने भारत में सर्वाधिक आक्रमण किए थे, किस दर्रा से भारत में प्रवेश किया था, खैबर दर्रा। वेरी गुड। यहाँ पे दर्रा का मतलब क्या है, पहाड़ों के बीच का जो रास्ता, कटा पटा रास्ता, उसे कहते हैं दर्रा। तो यहाँ पे एक दर्रा है खैबर दर्रा, खैबर दर्रा। और खैबर दर्रा से भारत में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए, क्योंकि यहाँ पर तो भाई मरुस्थल है, आपको पता है राजस्थान में है या नहीं है, तो मरुस्थल से आक्रमण नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हिमालय है, तो हिमालय से भी आक्रमण करना इतना आसान है नहीं था। तो यहाँ से भारत में आक्रमण होते हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ पे पाकिस्तान का है सिंध प्रांत। कौन सा प्रांत, सिंध प्रांत। उस समय सिंध प्रांत के शासक थे जिनका नाम था दाहिर, हिंदू शासक था। और मोहम्मद बिन कासिम, ध्यान रखना, एक पाकिस्तान में वर्तमान में पाकिस्तान में एक बंदरगाह जिसका नाम है देबल, देबल बंदरगाह।
और एक इसके आगे यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पर एक बौद्ध स्थल है जिसका नाम क्या है, निरम बौद्ध स्थल। तो ध्यान रखना, यहाँ से सेना घुसती है और राजा दाहिर को पराजित करके पहले तो इस देबल बंदरगाह को लूटा, उसके बाद में बौद्ध स्थल को लूट लिया गया। और फिर ये सिंध प्रांत किसके अधीन हो गया था, मोहम्मद बिन कासिम के अधीन। मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, ध्यान रखना, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, कासिम, इन्होंने सिंध पे अधिकार कर लिया। और सिंध में ध्यान रखना, इनका मुख्य उद्देश्य था इसको लूटना और यहाँ पे इस्लाम धर्म का प्रचार करना। अब भाई इस्लाम धर्म, ऐसे तो कोई व्यक्ति इस्लाम धर्म पर स्वीकार करेंगे नहीं, तो इन्होंने कहा कि या तो इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो प्यार से, नहीं तो आपको एक कर देना पड़ेगा। उस कर का नाम है जजिया कर। सर्वप्रथम यहाँ पे ध्यान रखना, इस क्षेत्र में क्या लगा दिया गया, जजिया कर, जजिया कर। और जजिया कर किसने लगाया था, मोहम्मद बिन कासिम ने। इन्होंने कहा कि कोई ब्राह्मण जजिया कर नहीं देगा, विधवा जजिया कर नहीं देगी, और विकलांग है वो जजिया कर नहीं देंगे, बाकी सभी को देना पड़ेगा। अब लोगों की मजबूरी थी, इतने आय के स्रोत नहीं थे, कृषि प्रधान देश था, तो लोगों ने कहा कि भाई हमारे लिए तो धर्म क्या है, हमारा पेट पालन करना है ना, आजीविका चलाना सबसे मुख्य धर्म यही है हमारा। तो आप इस्लाम धर्म को स्वीकार कराओगे तो भी हम वही काम करेंगे। तो लोगों ने मजबूरन धर्म स्वीकार किया था। ध्यान रखना, आज जो पाकिस्तान है ना, उनकी 7-8 पीढ़ी पहले आप पूछ लेना, सब कौन निकलेंगे, हिंदू निकलेंगे या बौद्ध निकलेंगे या जैन निकलेंगे। रियल बात है ये, 10 पीढ़ी पूछ लेना, दादा का नाम हिंदू नाम से आ जाएगा। इसलिए अरब वाले इनको शुद्ध मुसलमान मानते ही नहीं हैं। शिया और सुन्नी, इनके बीच में मतभेद है, आप पढ़ना धर्म के बारे में, तो ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जजिया कर लगा दिया गया। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लेना भाई, नहीं है ना। प्रश्न क्या पूछा जाएगा, प्रथम अरब आक्रमणकारी कौन था, अबेदुल्ला, दूसरा बुदेल, तीसरा मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में भारत पे आक्रमण करता है, जो सफल होता है। आक्रमण कहाँ पे किया था, सिंध प्रांत में। सिंध प्रांत का शासक कौन था, दाहिर, जो हिंदू था, ठीक है ना। इनकी 2 बेटियों को अपहरण किया गया, सूर्यमला और प्रेमला, है ना, याद करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, इन्होंने सिंध प्रांत में मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लगवा दिया था। जजिया कर क्या है, सबको पता है या बता दूं मैं, जजिया कर हाथ खड़े करना, किसको नहीं पता कि जजिया कर क्या है, हाथ खड़े करना। जजिया कर का मतलब है गैर इस्लामिक धर्म के लोगों से धार्मिक टैक्स लेना। आपका धर्म क्या है, सनातन धर्म है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, सनातन धर्म है। तो यदि आपका धर्म सनातन है तो आपको अपने धर्म का क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा। नहीं तो आप क्या करो, इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लो। ठीक है ना, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में बात करें, पुस्तक है एक, अली अहमद इसके लेखक है, चचनामा पुस्तक है, ध्यान रखना। इस पुस्तक से मोहम्मद बिन कासिम के जो भारत में आक्रमण करने के बारे में, जजिया कर के बारे में, ये सारी बात इसमें मिलती है। तो ध्यान रखना, प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है, चचनामा, और इसके राइटर लेखक कौन है, अली अहमद। अब इनका उद्देश्य मैं पहले ही बता चुका हूं, लिखने की आवश्यकता नहीं है। एक तो लूटना और एक इस्लाम धर्म का प्रचार करना, है ना। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, हमने शुरुआत में भी बात की थी, विदेशी आक्रमणकारियों का भारत में आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य है भारत को लूटना और अपने धर्म का प्रचार करना। और यहाँ से जो लड़कियाँ थी, है ना,
अब ये ध्यान रखना, पर्दा पड़ता है ना, ये घूंघट निकालना, ये पहले हमारे भारत में नहीं था। इसके पीछे ये कारण है, देख लो आप। क्योंकि अरब जो ये आक्रमणकारी थे, ये यहाँ से, है ना, जो भी कोई महिला थी उसको उठा करके अपने राज्य में ले जाते थे, अपने देश में उपहार के रूप में अपने धार्मिक गुरुओं को दिया जाता था उपहार, फिर उनकी हत्या कर दी जाती थी। तो इसलिए ध्यान रखना, ये पर्दा प्रथा की शुरुआत हो जाती है भारत में, पहले नहीं थी। ठीक है ना। अब मोहम्मद बिन कासिम ये प्रथम है मुस्लिम है, ध्यान रखना, प्रथम मुस्लिम है जिन्होंने सोने के सिक्के जारी किए थे भारत में, सिंध प्रांत में, ध्यान रखना। इन्होंने सिंध प्रांत में क्या किए थे, सोने के सिक्के जारी किए थे, प्रथम शासक। ठीक है, इसको लिख लो, चचनामा नामक ग्रंथ में, और प्रथम मुस्लिम शासक जिन्होंने सोने के सिक्के, जिसे दहीर हम कहा जाता है। लिखो भाई इसको ना, लिखो इसको। अरे ज़्यादा कुछ नहीं है, याद हो गए ना, या याद कराऊं वापिस? हो गए, कोई बात नहीं, वापिस याद कर लेते हैं। उसको वापिस से ही बंद कर देना, पीछे वो लिख लेना, इसको वापिस याद कर लेते भाई, क्योंकि इनके नाम ऐसे ही है, थोड़ा सा मुश्किल होता है याद करने में, है ना, क्योंकि नाम भी इनके अजीब से हैं। अब समझो, वापिस बता दूं क्या इसको? ज़्यादा कुछ नहीं है। अब देखो, अरब आक्रमणकारी बारे में बात करें ना, किसके बारे में? अरब आक्रमणकारी। आक्रमणकारी अरब आक्रमणकारी लगभग, भारत में आक्रमण होता है पहला 711 ईस्वी में। इस समय अरब शासक कौन था? अल हजाज। कौन था? अल हजाज अरब शासक था, अरबी शासक। इन्होंने अपना पहला सैनिक था जिसका नाम था, क्या था? अबेदुल्ला। अबेदुल्ला जो अल हजाज का क्या था? एक सेनापति था। इन्होंने जा रखना 711 ईस्वी में भारत में आक्रमण किया, क्या रहता है? असफल। फिर इन्होंने अपना दूसरा सैनिक जिसका नाम है बुदेल, ये भी अल हजाज का सेनापति था। ये भी ध्यान रखना, सिंध पे क्या करता है? आक्रमण करता है, लेकिन क्या रहता है? असफल। तीसरा सेनापति अल हजाज का, उसका नाम क्या है? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम, जिन्होंने 712 ईस्वी में भारत पे आक्रमण किया। ये प्रथम सफल आक्रमणकारी है, प्रथम है अरबी सफल आक्रमणकारी, सफल है आक्रमणकारी है। ध्यान रखना, इन्होंने आक्रमण किया था सिंध प्रांत पे, सिंध प्रांत, और सिंध प्रांत का शासक था जिसका नाम था दाहिर, हिंदू शासक था, और दाहिर पराजित हो जाता है। इन्होंने सिंध प्रांत का एक बंदरगाह था जिसका नाम था देवल है ना, बंदरगाह। उसके बाद में किसको लूटा था? नीरम बौद्ध स्थल, इन दोनों को लूट लिया था, और ये क्या बन जाता है? सिंध का शासक बन जाता है। क्या बनता है? सिंध का शासक, सिंध का शासक बना, प्रथम शासक मुस्लिम जिन्होंने सोने के सिक्के जारी किए।
सोने के सिक्के भाई सिंध में इन्होंने क्या किए थे, जारी किए थे। प्रथम शासक जिन्होंने जजिया कर लगवाया था, कहाँ पे लगाया था इन्होंने, सिंध पे। सिर्फ सिंध प्रांत की बात चल रही है। फिर क्या कर बात करें तो इनकी जानकारी मिलती है, एक पुस्तक है जिसका नाम है चचनामा। अली अहमद इसके लेखक हैं। इससे मोहम्मद बिन कासिम की जानकारी मिलती है। यहां तक कोई डाउट नहीं है ना? अरे याद हो रहे ना? अब जो ये अरब आक्रमणकारी है, इनके आक्रमण से भारत में प्रभाव क्या पड़े, ठीक है ना? प्रभाव तो ध्यान रखना, आक्रमण के प्रभाव, ऊंट पालने की शुरुआत, क्योंकि जो ये अरबी है ना, ईरान है ना, ये मध्य ये यूरोप वाला क्षेत्र है ना, ईरान है, सऊदी है, इनमें मरुस्थल ज़्यादा है और यहाँ पर घोड़े भी काम नहीं करते, हाथी भी तो काम वैसे ही नहीं करेंगे, तो इनकी सेना में ऊंट ज़्यादा थे। तो इनके सैनिक ध्यान रखना, एक दरा था जिसका नाम था खैबर दरा। दरा का नाम क्या है? खैबर। खैबर दरा से ये भारत में प्रवेश करते। ध्यान रखना, आपसे पूछ ले कभी कि भारत में सर्वाधिक विदेशी आक्रमणकारी किस दरा से प्रवेश करते हैं, खैबर दरा। तो इसके सेना में ध्यान रखना, अरबियों के सेना में सर्वाधिक क्या थे, ऊंट थे। सेना के पास में क्या थे, सर्वाधिक है ऊंट। इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो भारत में तो पहले जंगलों में फिरते थे ऊंट, कि भाई ऊंट भी काम के हैं, हाइट ज़्यादा है, तो ऊंट को धीरे धीरे ध्यान रखना पालना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। ऊंट पालन की शुरुआत अरब आक्रमणकारियों के बाद में हमें ऊंट की वैल्यू का पता चल गया कि सेना में इसको शामिल कर सकते हैं। मानचित्र कला, भारत के मानचित्र का निर्माण सर्वप्रथम किसने बनाया था? अरबियों ने बनाया था। मैंने ये बता दिया था, पहले बताया ना आपको कि भाई अबेदुल्ला और बुदेल दोनों असफल होते हैं, तो मोहम्मद बिन कासिम ने पहले भारत का मानचित्र बनाया कि भारत के भाई दिल्ली में आक्रमण करेंगे तो इस गली से भागेंगे वापस, है ना। तो भारत में मानचित्र कला का विकास किसके समय हुआ है? अरब आक्रमण का। पहले हम नहीं जानते थे कि मानसून क्या है ना, बस इतना समझते थे कि आज भी दादा दादी के पास में बैठना कि बरसात कैसे होती है, बोलेंगे कि एक भगवान का एक बड़ा सा हौद है, कुंड है ना, वो भर जाता है तो वहाँ से बारिश आती है ना। हमें नहीं पता था कि भाई, हम यही जानते थे कि इस समय बरसात होगी, पता नहीं था कि मानसून से होती है बरसात। मानसून यानी मतलब महासागरों में मानसून का निर्माण होता है, फिर हवा से ध्यान रखना, नमी ऊपर बादल का रूप लेती है, बादल आकर के यहाँ पे बारिश करते हैं, पहले पता नहीं था। तो मानसून की जानकारी भारतीय लोगों को सर्वप्रथम अरब आक्रमणकारियों के बाद में पता चलती है। उन्होंने बताया था कि अब मानसून आ गया है, बरसात होगी, है ना। अरबी जो सिंध प्रांत में शासन कर रहे थे, अरबी भाई काफ़ी सैनिक थे, तो अरबियों ने कहा कि अब मानसून आ गया है, अब बरसात होगी। भारतीय लोगों ने कहा कि इनको कैसे पता चला कि अब बरसात होगी? तो उन्होंने कहा कि मानसून इस समय आता है। मानसून आपको पता है कि हमेशा वायु निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब की तरफ चलती है नहीं चलती है? अब समझना, अब इस समय हमारे देश में मानसून आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर आपको पता है भारत के दक्षिण में क्या है, एक महासागर है, हिंद महासागर, और हिंद महासागर से ही भारत में वर्षा होती है। अब यहाँ पर गर्मियों के समय यहाँ पे भारत में क्या है, मरुस्थल है, और यहाँ पर क्या है, हिमालय है। तो यहाँ पर गर्मियों के समय जब सूर्य कर्क रेखा के आसपास में रहेगा तो यहाँ पे क्या करेगा, तापमान बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? तापमान बढ़ेगा, तो यहाँ पर उच्च वायुदाब बनेगा। क्या बनेगा? उच्च वायुदाब बनेगा या नहीं बनेगा? यहाँ तापमान बढ़ेगा तो यहाँ पर उच्च वायुदाब, और वायु का ये नियम है कि निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब की तरफ बढ़ती है। तो यहाँ पर भाई कम वायुदाब है। क्या है? कम वायुदाब। तो यहाँ से हवा इस तरह चलेंगी, और हवा ध्यान रखना अपने साथ में क्या करेगी, नमी ग्रहण करेगी, और बादलों का निर्माण होकर के भारत में क्या होगी, वर्षा होगी।
ये मानसून का खेला है। ये पहले नहीं पता था, अरबी आते हैं और हमें ये जानकारी मिलती है। अरे कुछ पल्ले पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा? अरे हाँ, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें खजूर की शुरुआत। पहले अरबी आए थे, साथ में खजूर लेके आए थे, क्योंकि ये रोज़ा रखते हैं या व्रत रखते हैं तो ये खजूर खाते हैं ना प्रसाद के रूप में। तो सिंध में एक सैनिक से एक हिंदू ने पूछा कि ये क्या है, ये कौन सा फल है, एक मुझे देना। टेस्ट किया तो बहुत मीठी थी, तो उन्होंने कहा ये तो जोर का है भाई। तो भारत में जो ये खजूर की खेती है, इसकी शुरुआत भी किसकी देन है? अरबियों की है। और ये जो दशमलव सिद्धांत है ना, ये तो मुझे सही नहीं लग रहा है, क्योंकि ये गुप्त काल में शुरू हो गया था। दशमलव सिद्धांत है, ये भी किसने दिया था? अरबियों ने दिया था। तो ये प्रभाव याद कर लेना, ठीक है ना। तो ये बात थी आपके अरब आक्रमणकारियों के बारे में। उसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग डालना तुर्की आक्रमणकारी, हेडिंग डालना तुर्की आक्रमणकारी। इसके बारे में बात करेंगे कल। आज इस क्लास को यहीं करते हैं विराम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।